ठीक है, कल के क्लास में ऑलरेडी मैटर के बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर वगैरह, मिक्सचर वगैरह पढ़ लिए थे। आज देखो लॉ, आज क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ लेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ लेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अगर उसके बाद टाइम बच गया तो एटॉमिक मास के बारे में, और एटॉमिक मास का रिलेशन विद ग्राम के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जान लेंगे। इतना आज का टॉपिक होगा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ आता है। सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इट इज गिवन बाय एंटोनी लेबोजियर। ये लड़का क्या कर रहा है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? एंटोनी लेबोजियर। कौन से ईयर में दिया था? तो 1789 में ये लॉ को प्रपोज किया गया था बाय एंटोनी लेबोजियर। और ये लॉ कहता क्या है? दिस लॉ states that mass is neither be created nor be destroyed ड्यूरिंग ए, हाँ ये लड़की गधी कहीं की, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है सारे लॉस, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं अच्छे से। क्या बोला जा रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में? पहली बात तो 3 लॉ होता है। सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी लेबोजियर। कब दिया गया था? तो साल 1789 यानी कि 1789 में ये लॉ को प्रपोज किया गया था। ये लॉ बोलता क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट कि मास जो होता है, मास जो होता है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पर ना ही मास बन सकता है ना ही मास खत्म हो सकता है। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, एक रिएक्टेंट का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। अगर मान लो कि तुम्हारा रिएक्टेंट है, कुछ तुमने ए लिया है, तुमने बी लिया, मान लो ए जो तुमने लिया है वो 10 ग्राम लिया, बी जो लिया तुमने वो 15 ग्राम लिया, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या किया? दोनों आपस में रिएक्ट किया, दोनों के रिएक्ट करने से कोई प्रोडक्ट बना ए बी। तो ए बी का जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 ग्राम होना चाहिए। यही ये लॉ कहता है कि जितना मास हम रिएक्टेंट में डालेंगे उतना मास प्रोडक्ट में बन करके आना चाहिए। जितना मास रिएक्टेंट में जाएगा उतना मास प्रोडक्ट में बन करके आएगा। मास ना ही क्रिएट होना चाहिए ना मास बढ़ना चाहिए रिएक्शन के बाद, ना ही मास कम होना चाहिए यानी कि मास डिस्ट्रॉयड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग को याद होगा, तुम लोग इससे पहले बैलेंसिंग करते थे 10th क्लास में, है ना। तो बैलेंसिंग किस लिए किया जाता है? इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तुम लोग देखते थे ना कि बैलेंसिंग के टाइम पर फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आता था कि H2 है O2 है, ये दोनों रिएक्ट किया तो H2O बनाया, तो ये तुम्हारा 2 हो गया, ये 32 हो गया, और ये तुम्हारा कितना होता है 18। तो ये 32 और 2 34 और ये कितना आ गया 18। तो ये बैलेंस्ड है,
तुमने रिएक्टेंट में ज़्यादा मास इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट में तुम्हारा कम मास आया है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया। लेकिन लॉ क्या बोल रहा है? लॉ तो ये बोल रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसका मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? इसको बैलेंस कर देते हैं। जैसे ही इसको बैलेंस करोगे तो दोनों साइड का जो मास है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही पहला लॉ बताता है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया। आसान था, कोई दिक्कत? अगला जो सेकंड लॉ आता है वो होता है लॉ ऑफ, क्या होता है? डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जब बचपन में पढ़े होगे क्लास 9 में। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन 4 में तो तुमको जबरदस्ती स्कूल खींच करके लेके जाया जाता हो, कंधा पे खा करके पहुंचा के आ जाते हो। हमको भी वही लग रहा है जैसा उसका हरकत है। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ जो होता है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या कहता है दूसरा लॉ को? याद है किसी को? सबसे पहली बात देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय This law was proposed by Joseph Proust। ठीक है, इस लॉ को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट था। ये लॉ बोलता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट to produce a certain product we required specific element in a fixed ratio by their मास। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो लॉ है क्या बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा एक सर्टेन प्रोडक्ट बने, जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरा कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट होना चाहिए कुछ होल रेशियो के, यानी कि इनके जो मासेस का रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फिक्स। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाए तो अगर तुम चाहते हो कि सोडियम क्लोराइड तुम्हारा प्रोडक्ट में क्या बने? सोडियम क्लोराइड बने, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको सोडियम और क्लोरीन के बीच में ही रिएक्शन कराना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराओगे, या तुम सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराओगे, तब जाकर के तुम्हारा बनेगा। ऐसा किसी तरीके का रिएक्शन कराओगे? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम पोटेशियम और सल्फेट के बीच में रिएक्शन कराए और जाकर के तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बना करके देगा? ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो पहले लाइन में तो वही बोला है कि टू प्रोड्यूस ए सर्टेन एलिमेंट, एक सर्टेन प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम सोडियम चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड बने, तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड है वहां पर सोडियम और क्लोरीन मौजूद होना चाहिए। आइदर एलिमेंट के फॉर्म में मौजूद होगा या कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होगा, एक्वस सॉल्यूशन बना करके होगा, कंपाउंड बना करके होगा, कैसे भी होगा, लेकिन सोडियम और क्लोरीन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम प्रोडक्ट में आयरन ले लोगे और तुम प्रोडक्ट के अंदर में क्लोरीन ले लोगे तो आयरन और क्लोरीन से तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ऐसा कुछ होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला लाइन तो वही बोला है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए। दूसरा लाइन बोल रहा है कि ये एलिमेंट भी जो चाहिए ना, वो कैसे चाहिए? फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास, यानी कि इनके मासेस का रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। इनके मासेस का रेशियो फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो H2 का O2 के साथ, तो तुम्हारा बना करके क्या दे रहा है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है? 2 एटॉमिक मास हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ, 32 एटॉमिक मास ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, तब जाकर के तुम्हारा क्या बना करके दे रहा है? 18 एटॉमिक मास यूनिट का
वाटर का मॉलिक्यूल बना के दे रहा है, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल फॉर्म में, बैलेंस करोगे चेंज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बैलेंस कर लेना। तो यहां पर क्या है कि अगर तुमको 18 मॉलिक्यूल, सॉरी, अगर तुमको 18 यूनिफाइड मास का, ठीक है, वाटर बनाना है, ठीक है, अगर तुमको ये H2O बनाना है, तो इसको बनाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए। जरूरी है कि 2 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तभी जाकर के तुम्हारा 18 एटॉमिक मास यूनिट का वाटर बनेगा। क्या बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये वाटर बने, ये हमारा प्रोडक्ट बने, तो उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने चाहिए। कैसे रिएक्ट करने चाहिए? तो हाइड्रोजन 2 ही एटॉमिक मास का होना चाहिए और ऑक्सीजन 32 ही एटॉमिक मास के अंदर में होना चाहिए, तभी जाकर के 18 एटॉमिक मास यूनिट का H2O बना करके देगा। अगर तुम यहां पर क्या करते हो, हाइड्रोजन को 2 के जगह उठा करके 4 कर दिए, तो या तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, या तो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन सही तरीके से नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बने, या तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो हो सकता है कुछ नया बन जाए, कुछ अलग बन जाए, कुछ भी बने, ठीक है, कुछ भी बने, कुछ अलग बन जाए, उससे मतलब नहीं है क्या बन रहा है, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो बन नहीं पाएगा। तो वही ये सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन करके आए, प्रोडक्ट साइड में मेरा कोई स्पेसिफिक कंपाउंड तैयार होकर के मिले, तो हमको रिएक्टेंट्स के साइड पर उस किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनके मासेस का रेशियो क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। यानी कि मासेस का रेशियो अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो हमारा रिएक्शन सही तरीके से नहीं होगा। और H2O के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। तुम इसको बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करने का, बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे तो देखो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना है 32, वहां पर तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसके इसको डिवाइड करोगे कितना आता है 1:8। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में रिएक्ट करेगा तभी जाकर के क्या बनेगा, तभी H2O बनेगा। अगर यहाँ पे तुम रेशियो को चेंज कर दिए, मान लो 1:6 कर दिए, 1:5 कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो, और अगर रिएक्शन हो भी गया तो वो प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट बने तो मास का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि H2O के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:8 होता है। वैसे ही तुम और भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। तो ये क्या बैलेंस रिएक्शन है कि स्केलेटल रिएक्शन है, सॉरी बैलेंस इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है ये, बोला ना ये गधा कहीं का, कुछ तो कर रहा है तुमको गलती से, ऐसा नहीं ना रिकॉर्डिंग चल रहा है तो डांटेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। गधा तो गधा ही है, अब क्या करें, बैलेंस है नहीं है, बैलेंस। कार्बन यहाँ पे कितना इस्तेमाल हुआ है 12 में, ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ है 32 में, इसका वो करो सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, मैथ वाले हो ना तुम लोग, बताओ 44 कौन बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं ना हम लोग, मॉलिक्यूलर मास चल रहे हैं ना। कार्बन और ऑक्सीजन कितने में रिएक्ट करना चाहिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में रिएक्ट करेगा तभी जाकर के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में रिएक्ट करेगा तभी जाकर के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, समझे। तो इसी तरीके से तुम किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास इक्वेशन होगा, इक्वेशन को बैलेंस करो, रिएक्टेंट साइड वालों का मास लिखो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो उससे तुम्हारा क्या निकल जाता है, रेशियो निकल जाता है कि जिस रेशियो में उनको रिएक्ट करना है ताकि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना सके, समझे, आया समझ में। आगे बढ़े, इसके ऊपर में क्वेश्चन वगैरह भेज देंगे, बना लेना। पिछले वाला होमवर्क बन रहा है, आज कितना, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों चेक करेंगे, संडे को सबमिट कर देना सब, संडे सबमिट करना है संडे। अगला थर्ड लॉ जो होता है, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ क्या कहता है? सबसे पहली बात, देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? दिस लॉ वाज, साइंटिस्ट के नाम को जरूर से याद रखोगे। दिस लॉ वाज प्रपोज बाय डाल्टन। इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डाल्टन थे। ठीक है, लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट element should react in a fixed whole number of integers। एलिमेंट कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इंटीजर्स के नंबर, इंटीजर्स में रिएक्ट करना चाहिए। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स किसको बोलते हैं? 11th क्लास, इंटीजर्स किसको बोलते हैं? बताओ, हम भी इंतजार कर रहे हैं, रुक गए हम लोग। हाँ, तुम लोग जब इंटीजर बताओगे तभी हम आगे बढ़ाएंगे। क्या चीज? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, होल नंबर। और तुम लोग? हाँ, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर में 1.5 इंटीजर होगा। सही बात। चलो, इतना तो तुम लोग के अंदर में शर्म है, कम से कम इंटीजर बता देते हैं। तो सुनो, क्या बोला जा रहा है? सुनो सुनो, ध्यान दो। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट कैसे रिएक्ट करना चाहिए? होल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में रिएक्ट करना चाहिए। यानी कि एक एटम रिएक्ट करेगा, या 2 एटम रिएक्ट करेगा, या 3 एटम रिएक्ट करेगा, या 4 एटम रिएक्ट करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 2.5 एटम रिएक्ट करेगा। ठीक है, 2.5 एटम रिएक्ट क्या करेगा? मतलब 2 एटम को लोगे, एक एटम को आधा आधा तोड़ कर ले लोगे। क्या एटम को ऐसे तोड़ा जा सकता है? तो वही बात बोला जा रहा है कि कैसे रिएक्ट करेंगे? होल नंबर्स के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। आधा एटम को तुम रिएक्शन में ला सकते हो नहीं। ठीक है, तो ये लॉ क्या, थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जो हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर में जो एटम्स रिएक्ट कर रहे होंगे वो होल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। यानी कि तुम आधा एटम को रिएक्ट नहीं करोगे। जब भी रिएक्शन होगा, 1 एटम होगा, 2 एटम होगा, 4 एटम होगा, 6 एटम होगा, 9 एटम होगा, 10 एटम होगा, कभी भी 4.5 एटम, 3.5 एटम, 2.75 एटम, ऐसा कभी भी किसी तरीके का रिएक्शन होता नहीं है। तो थर्ड लॉ यही कहता है कि एलिमेंट जो है, एटम जो है, वो होल नंबर्स के फॉर्म में रिएक्ट करने चाहिए। समझ गए? तो 3 लॉ था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये 3 लॉ समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, क्या? तुम लोग को देख के लगता है कि कभी कभी हमको पढ़ाने नहीं चाहिए था। वालेकुम सलाम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सही बता रहे। तुम लोग को देख के कभी कभी लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, हम ही को नहीं आना चाहिए था यहाँ। चलो देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पढ़े ही होगे। ठीक है, क्लास 9 के अंदर में रटाया जाता है एकदम 6 पॉइंट को। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर में? हालांकि पता है थ्योरी के अंदर में 5-6 पॉइंट आएगा, उसमें से आधा से आधा पॉइंट गलत आ जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ
स्मॉल, ए लड़का बेवकूफ वाला काम मत करो। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि मैटर जो है, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर इंडिविजिबल, विच आर इंडिविजिबल, ठीक है। इंडिविजिबल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं है, तो और ज्यादा इसको बांट नहीं सकते, इंडिविजिबल है, और डिवाइड करना पॉसिबल। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर में जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने सबसे पहले पॉइंट के अंदर में बताया कि दुनिया के अंदर में जितने भी मैटर जो होते हैं वो एटम के बने हुए हैं, और ये जो एटम है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसको और ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि बाद में जाकर के हम लोगों को मालूम चला कि इसके अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और यानी कि एटम जो है और छोटे छोटे हिस्सों में। हालांकि बात यह भी कहना सही है कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैटेगरी है वो एटम ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर सकता नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अकेले जिंदा रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, वो एटम ही है। लेकिन एटम से छोटे पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उससे भी छोटा है क्वार्क है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करेंगे नहीं। जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो कौन है? वो तुम्हारा एटम ही, ठीक है। तो पहला बात यही बताया गया कि जो भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, और एटम जो है वो नेचर में इंडिविजिबल होता है, ठीक है। फिर दूसरा बात ने इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो नेचर में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम एक एलिमेंट लिए, मान लो सोडियम लिए, तुमने एज ए एलिमेंट क्या लिया है? सोडियम लिया। अब तुम सोडियम के अलग अलग एटम को निकाल लिए, सोडियम का एक एटम, सोडियम का दो एटम, सोडियम का तीन एटम, तीन एटम तुमने सोडियम के। तो क्या इन तीनों एटम का साइज बराबर होगा? अब क्योंकि तीनों तो सोडियम के ही एटम है, तो हर एटम के अंदर में नंबर ऑफ न्यूक्लियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या ही रहेगा? सेम ही रहेगा। तो उनके साइज भी आपस में क्या ही रहेंगे? सेम रहेंगे। तो अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम है, लेकिन इनके अंदर में क्या होता है? सिमिलैरिटी होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि साइज सेम है। इनका जो केमिकल रिएक्शन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। ये वाला आइटम जैसे रिएक्ट करेगा ये भी वैसे ही करेगा, ये भी वैसे ही करेगा, अंडर सेम कंडीशन को सेम रखा जाए तो तीनों के अंदर में जो रिएक्शन करने का जो रेट है वो क्या होगा? सेम ही रहेगा। इसके अलावा और जो जो बातें हो सकती हैं कि उनके ऊपर में आयंस क्या फॉर्म करेगा, तो इस आइटम पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे भी, यानी कि ओवरऑल कहा क्या जा रहा है कि अगर एलिमेंट सेम लिए हो, एक ही एलिमेंट से 2-4 एटम निकाल लोगे तो सारे के सारे क्या होंगे? आपस में आइडेंटिकल होंगे। और फिर बोला जा रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element are non-identical in नेचर, ठीक है। अलग अलग तो एटम तुम ले लोगे, क्या बोला जा रहा है कि अगर तुमने अलग अलग एलिमेंट ले लिया, एटम नहीं अलग अलग एलिमेंट ले लिया, मान लो कि तुमने एक एलिमेंट लिया है लिथियम का, ठीक है, तुमने दूसरा एलिमेंट ले लिया है कैल्शियम का या हाँ चलो ठीक है कैल्शियम, ठीक है। तो तुमने दो अलग अलग एटम ले लिए, दो अलग अलग एलिमेंट के, तो इनके साइज आपस में अलग होंगे, इनका जो केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगा, यानी कि दो अलग अलग एटम जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? पूरी तरीके से अलग अलग
पहला प्रॉपर्टी एटम जो मैटर जो है एटम के बने हुए एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। दूसरा, अगर सेम एलिमेंट के दो अलग अलग एटम लोगे नेचर में आइडेंटिकल होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम लोगे तो वो दोनों आपस में अलग अलग होंगे, डिफरेंट। ठीक है, यहां तक में कुछ सवाल? फिर आगे बोला जा रहा है कि एटम्स कंबाइन in a fixed whole ratio number to form a compound in a fixed whole ratio number to form compound। एटम क्या करेंगे? एटम आपस में कंबाइन करेंगे, एटम आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन ये कंबाइन कैसे करेंगे? सॉरी, एटम आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन कैसे कंबाइन करेंगे? तो फिक्स्ड होल रेशियो नंबर के फॉर्म में कंबाइन करेंगे। यानी कि इसका जो नंबर ऑफ एटम है, इसका नंबर ऑफ एटम है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ होल नंबर्स के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। यानी कि 1 2, ठीक है, 2 2 3 3, यानी कि 3.5 जैसा कोई चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। वही जो अभी पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो बात किया था, वही सेम चीज़ है कि कैसे रिएक्ट करेंगे? होल नंबर्स के फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आधा एटम, 2.25 एटम, ऐसा कोई तरीके का रिएक्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। समझ गए? है नहीं किसके पास? कैसे हो तुम लोग बेकार? नहीं अभी मत जाओ, क्लास खत्म होने दो। पहला बज रहा है क्या चीज? रुको अभी। तो एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड होल रेशियो नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। एटम फिक्स्ड होल रेशियो नंबर के अंदर में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो गई। इसके अलावा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर में ड्रॉबैक है। ठीक है, ड्रॉबैक का है, यहाँ पर तुम्हारा ड्रॉबैक मिल गया, इसके अंदर तुम्हारे आइसोटोप्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कुछ सवाल, कोई दिक्कत? तो जब और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को अगला टॉपिक मिलता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट जो है, थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब डेरिवेशंस चलेंगे और क्वेश्चन चलेंगे। एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास और ग्राम का रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद मॉलिकुलर मास वगैरह जो नॉर्मल क्वेश्चन चलता है वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता क्या है? अब देखो, हर चीज के लिए हम एटम्स है, ठीक है, एटम है, तो एटम का हमको क्या करना है? मास को मेजर करना है। एटम के मास को, एटम के मास को क्या करना है? एटम के मास को मेजर करना है। अब मास को मेजर करने के लिए नॉर्मल केसेस में क्या क्वांटिटी यूज क्या यूनिट इस्तेमाल होता है? किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, मिलोग्राम होगा, हेक्टाग्राम होगा, डेकाग्राम होगा, ऐसे ही यूनिट इस्तेमाल होता है। टन होता है, क्विंटल होता है ना? तो ये सारे जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। और एटम जो होता है ये क्या है? एटम क्या है? बहुत 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 ज्यादा छोटा। एटम क्या है? एटम साइज में बहुत 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 ज्यादा छोटा है। तो एटम का मास भी क्या होगा? बहुत 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 कम होगा। एटम साइज में छोटा है तो उसका मास भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसके मास को मेजर करने के लिए हमको अलग से एक यूनिट का जरूरत पड़ा, और वही यूनिट क्या कहलाता है? एमयू कहलाता है, जिसको पूरे तरीके से हम कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। या तो हम लोग सिर्फ यू का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, या तो हम लोग डीए इसको इस्तेमाल करते हैं। डाल्टन जो होता है, डाल्टन भी एटम के मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज ए यूनिट्स।
यूनिट के फॉर्म में एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो गया? एमयू इस्तेमाल होता है, यू इस्तेमाल होता है और डीए इस्तेमाल होता है, यानी कि डाल्टन इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एटम, दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द मास ऑफ द एटम। एटम के मास को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन भी बताएंगे आगे। अब बात आता है कि एटॉमिक मास है क्या? एटॉमिक मास है क्या या एटॉमिक मास मिला कैसे? तो कार्बन 12 एटम जो होता है, तुम लोग इसके पहले वाले पीरियोडिक चैप्टर के अंदर में मेरे से ऑलरेडी जाने हो कि कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं। कार्बन C612 मिल गया, कार्बन C614 मिल रहा था, 13 मिल रहा था, अलग अलग कार्बन के तुमको आइसोटोप्स मिल रहे थे, मिले थे ना। तो कार्बन 12 वाला जो एटम है, इस कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, यही क्या है? यही तुम्हारा 1 एटॉमिक मास के बराबर, 1 एटॉमिक मास के बराबर। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनो। 1 AMU, डिफाइन 1 AMU, ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ते हो कि डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 एम्पेयर, 10 में पढ़े हो ना, डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 जूल, ऐसा क्वेश्चन है ना, पसंदीदा क्वेश्चन होता है ज्यादातर। तो क्या बोला जा रहा है? एटॉमिक मास है क्या? तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा जो होता है, वही क्या है? वही तुम्हारा एटॉमिक मास। अब बात है कि कार्बन ही क्यों, कार्बन को ही काहे इंपॉर्टेंस दिया गया? कार्बन को ही क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया? क्योंकि जब कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग निकाला था, कार्बन का जब एटॉमिक मास निकाला, तो ये एक ऐसे नंबर के फॉर्म में आया कि जिसको बाकी नंबर के साथ इंटीग्रल मल्टीपल कर दिया जा रहा था ना, तो होल नंबर हम लोगों को निकाल करके दे रहा था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या बात हो गया? सबसे पहले यहाँ पर कि एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास, किसी भी एटम का जो मास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। द मास ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। नाउ एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या था? दिक्कत यह है कि एटम जो होते हैं साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, अगर साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनका मास भी क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो यूनिट तो यहाँ पे इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो हमको कुछ नया यूनिट का ज़रूरत था। तो वो जो नया यूनिट है वो हमारे पास क्या बन करके आया? एटॉमिक मास यूनिट बन करके आया, यूनिफाइड मास बन करके आया, और डाल्टन। ये अलग अलग कुछ यूनिट्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे यूनिट्स जो है ना, लगभग आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसको नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब ये जो अलग अलग यूनिट इस्तेमाल हो गए, अब बात आता है कि एटॉमिक मास को निकालेंगे कैसे? हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए बताया गया कि कार्बन 12 एटम जो होता है उसका 1/12वां हिस्सा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 एटॉमिक मास के बराबर। समझ लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, दुनिया भर का कंफ्यूजन लगता है मेरे को कभी कभी खुद ही। ठीक है, कार्बन 12 एटम का जो 1/12वां हिस्सा होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा एटॉमिक मास का। तो अब बात ये भी आता है कि कार्बन ही क्यों लिया गया? वाई कार्बन? तो कार्बन का जब एटॉमिक मास निकाला गया तो एक नंबर के फॉर्म में आया, और जब उस नंबर से बाकियों का इंटीग्रल मल्टीपल करते हैं तो एक फिक्स्ड नंबर मिलता है हम लोग को। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन का ही इस्तेमाल किया। ठीक है, और जब तुमको एक बार यहाँ से कार्बन का मिल जाएगा तो बाकी एटम का उसके कंपैरिजन में आराम से निकाला जा सकता है। हालांकि सबसे पहले जब कोशिश किया गया था एटॉमिक मास को निकालने का, वो कार्बन के साथ नहीं किया गया था। सबसे पहला कोशिश हाइड्रोजन के साथ किया गया था। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में दिक्कत ये आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डेसिमल्स आ रहे थे, या बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, रिपीटिंग नंबर्स हो रहा था। इसी कारण से फिर बोला गया कि नहीं, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, एटॉमिक मास आ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है, ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर आ रहा है, इसीलिए कार्बन का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ तक में कुछ सवाल? अब आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम। जैसे कैसे पढ़ते हो? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसका रिलेशन भी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ठीक है।